तो देखिए 8 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर फर्स्ट फेज में वोटिंग होने वाली है और हम आपको सीट दर सीट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस सीट पर कड़ा मुकाबला किस किस प्रत्याशी के बीच देखने को मिल रहा है। और अब आपको हम मुजफ्फरनगर सीट को लेकर भी अपडेट करेंगे। तो यहां पर इस सीट की अगर बात की जाए तो संजीव पालियान है यहां से चुनावी मैदान में एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो मुजफ्फरनगर की बात करें, अरिंद मलिक है यहाँ पर चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से। और फिर यहाँ पर आपको रामपुर सीट को लेकर भी अपडेट कर रहे हैं घनश्याम लोधिया एक बार फिर से इसी सीट से चुनावी मैदान में। फिर से आप मुजफ्फरनगर सीट को लेकर देखिए। सहारनपुर की बात की जाए, इमरान मसूद यहाँ से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, प्रदीप कुमार बीजेपी से, कैराना से प्रत्याशी है, एक रासन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह है, रुचि वीरा समाजवादी पार्टी से है, घनश्याम लोधी बीजेपी से, रामपुर से मौलाना मोहिबुल्ला नदवी समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। मुजफ्फरनगर से अरिंद मलिक एसपी और बीजेपी की बात करें संजीव पालियान है। तो ये सभी सीटों को लेकर हम आपको अपडेट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन सी सीट है जहां पर जो प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टी से वो चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे से जुड़े हुए हैं, एक एक करके वापस से सभी के पास आपको लेकर चलते हैं। लेकिन पहले मुरादाबाद सीट को लेकर अपडेट आपसे आकाश में जानना चाहूंगी किस तरह के वहां पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज में यहां पर भी वोटिंग होनी है। पिछली बार ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में रही है, लेकिन इस बार एसटी हसन का टिकट काटकर एंड मौके पर कहीं ना कहीं नाराजगी का सामना अखिलेश यादव को जरूर करना पड़ सकता है। सियासी समीकरण वहां पर कैसे हैं? बता दें आपको, जिस तरह से एसटी हसन का टिकट काट करके रुचि वीरा को दिया गया है, उसके बाद से सियासी जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं प्रभावित तो जरूर हुए हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव मुरादाबाद से होकर के गए, हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो उनको ऑफर दिया था रामपुर के लिए, लेकिन जो है उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन मैंने अब दूसरे को दिया। खैर जो भी है, मुरादाबाद के समीकरण की बात करें तो भाजपा और सपा जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया रुचि वीरा को, दोनों के बीच में आमने सामने की कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है क्योंकि प्रचार अब कुछ ही देर में थम जाएगा। बातचीत कर लेते हैं लोगों से हम। क्या देखते हैं, किस तरीके से मानते हैं कि अब क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ में, क्योंकि 19 तारीख को वोटिंग है, क्या सोच करके वोट डालने आएंगे? भाई साहब, आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम मुद्दे 2014 में 2 लाख नौकरी 15 लाख खाते में आए। दूसरी बात, पेट्रोल बाबा देवराम ने कहा 35 रुपए लीटर, 100 के पार गया। डीजल 100 के पार गया। गैस सिलेंडर 400 का महंगा था, 1100 का खरीद रहे। भाई साहब, सरसों का तेल दुगना, और नमक मिर्ची हल्दी दाल सब दुगनी दुगनी दुगनी। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार बनेगी गठबंधन की इंडिया, और कांग्रेस की सरकार बनेगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह के रसूल ने चाहा तो। आप किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है किसकी सरकार झूठ सरकार गठबंधन बने, गठबंधन की सरकार बनेगी? क्या मुद्दे हैं आपके इस बार वोट डालने के लिए जाएंगे, किन मुद्दों के साथ में वोट डालने के लिए जाएंगे? क्या लगता है क्या होने वाला 19 तक? सर देखिए, इस बार तो रुचि वीरा को लड़ा रहे हैं खुलकर हम, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जी हम जो है, हम लोग सब बहुत ज्यादा महंगाई में दब चुके हैं, इसलिए हम मजबूर हैं। क्या मानते हैं मुरादाबाद में सियासी समीकरण क्या है? क्या भाजपा और सपा के बीच आमने सामने की फाइट मानते हैं? जिन आमने सामने की फाइट है, लेकिन हमारी तरफ से तो पूरा सहयोग जो है साइकिल को दिया जा रहा है। अच्छा, क्या मानते हैं आमने सामने की फाइट है नहीं है इस बार? सामने की फाइट नहीं है, और अगर एक तरफा मामला है, अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो एक तरफा मामला है। भोजपुर की उससे हिसाब से लगाया जाए तो एक तरफा मामला है। अच्छा, क्या मानते हैं क्या मुद्दे हैं चुनाव के? इस बार वोट डालने के लिए जाएंगे 19 तारीख को। यहाँ की तो वैसे साइकिल की सीट रहती है। आपके चुनाव के मुद्दे क्या हैं? ठीक है आकाश, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जो कि मुजफ्फरनगर सीट से चुनावी मैदान में। हरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। अब तो ज्यादा वक्त नहीं रह गया है फर्स्ट फेज की वोटिंग में, आप क्या कहेंगे? 5 बजे आज तो प्रचार तो समाप्त होगा, 5 बजे और कुछ में दोस्तों का देखना है। वोटिंग अगर निष्पक्ष हो गई, सत्ता का हस्तक्षेप ना हुआ, जैसा कि अभी वोटिंग से पहले थानेदार बनकर रहे वोटरों को, जिस आदमी ने जो हमारी पार्टी के सभी वर्करों को लाल कार्ड जारी कर दिए, उन्हें अभी से कह रहे हैं कि आपका काम होगा कि आप वोट डाल करके थाने आके बैठेंगे।
भाई थाने आगे बैठेंगे तो इनकी एजेंट क्यों नहीं बनेंगे। और दूसरा पैसा बट रहा है परसों से, आधा पैसा बट रहा है। चर्चा है कि 5-5 करोड़ रुपए एक एक असेंबली टूर्नामेंट में बांट रहे हैं। हम तो सबको कहकर थक लिए, कोई लाभ हुआ नहीं, पैसा बांटा जा रहा है। तो हरिंदर जी, आपने शिकायत नहीं की कि इसकी अगर ऐसी जानकारी आपको मिल रही है कि पैसा बट रहा है, तो आपको ये भी पता होगा कहाँ कहाँ पर पैसा बट रहा है, कौन बांट रहा है? अरे भाई, भाजपा का उम्मीदवार बांट रहा। अब मैंने तो सबको शिकायत की है और सारी शिकायत करने के बाद नतीजा तो इसलिए है, ये धमकी दे रहे हैं। इनकी वीडियो है इसके भाई की, कैंडिडेट के, जिसमें कह रहा 19 तारीख के बाद देख लूंगा। सब प्रधानों को बुला करके, डीलर्स को बुला करके सबको कर रहे हैं। अभी से पुलिस में हरिंदर जी, इस सीट से इस बार आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड पर तो आप जा ही रहे हैं, जनता का आपको सपोर्ट भी भरपूर मिल रहा होगा। क्या लग रहा है इस बार आपके पास आने वाली है ये सीट? आज चुनाव की बात है, अगर चुनाव निष्पक्ष हो, ये वोट डल जान दे माइनॉरिटी की, तो यहाँ तो इस तरफा चुनाव है। चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। पर ये तो प्रचार कर रहे हैं कि वोट ही डालने देंगे। अभी तो थानेदार एक्टिव हो गए, जाकर कहने लगे कि वो आप अपना वोट डाल के थाने आके बैठिएगा और लाल कार्ड है आपका, नहीं सजा हो जाएगी आपको। तो इस स्थिति में थोड़ा दिक्कत का होता है। पैसों की तो हम रखवाली करवाएंगे, पैसे वैसे तो बढ़ने दें, पर ये ठीक है हरिंद्र जी, अभी के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिंद्र जी, जो जीत का दम तो भर रहे हैं, लेकिन अभी टेंशन जरूर है उनके जहन में। लेकिन अब आपको हम ये भी बताते हैं कि आखिरकार ये जो फर्स्ट फेज की फाइट है, इसमें मुद्दे किस तरह से प्रभावी नजर आ रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावी हैं। अब आपको ये समझने की भी जरूरत है, ये आपकी सीट पर फर्स्ट फेज को लेकर मुद्दे, एमएसपी जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आ रहा है, किसानों के लिए रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं का जो बार बार जब भी उनसे बात की जाती है तभी उठा रहे हैं, अग्निवीर भी महत्वपूर्ण मुद्दा है जो विपक्ष उठा रहा है, माफिया राज खत्म हो गया है, ये बीजेपी जोर शोर से मुद्दा उठा रही है, कानून व्यवस्था का मुद्दा भी बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है जोर शोर के साथ। तो इस तरह से फर्स्ट फेज के चुनावी मुद्दे हैं जो आप जब भी जनता से हम बात कर रहे हैं तो आप लगातार सुन ही रहे होंगे कि युवाओं से बात की जाए तो उनका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमें रोजगार चाहिए, और उसी को देखते हुए कौन हमें रोजगार प्रोवाइड करा सकता है, उसी को देखते हुए हम वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। कानून व्यवस्था बीजेपी से एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना ही चुकी है उत्तर प्रदेश को लेकर। तो इस तरह से ये सभी इन 8 सीटों के जो मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ रामपुर सीट से प्रत्याशी हैं घनश्याम लोधी जी, वो जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। पिछली बार तो सीट आपने जीत ली, इस बार क्या कहेंगे घनश्याम जी? नहीं, इस बार भी ऊपर वाला चाहे जीत के आएंगे हम, और जनता का समर्थन मिल रहा है। क्योंकि आज 5 बजे तक का चुनाव प्रचार था और अभी क्षेत्र से आगे मैं बैठा हूँ और लगातार मैं जनता के बीच में रहा हूँ लगभग 2 साल से, जब से उपचुनाव जीता है। लेकिन लगातार जनता के बीच में रहने का जो रिस्पांस मिला है तो वो अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं दूसरा प्रत्याशी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा। कोई इस तरफा चुनाव है रामपुर में। घनश्याम जी, इस बार वोटों का अंतर कितना रहने वाला है? क्योंकि वहां पर हमने एक तस्वीर तो देख ली, समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी को लेकर कितनी जद्दोजहद रही है, पहले कोई और प्रत्याशी, फिर उसके बाद कोई और प्रत्याशी। फायदा आपको तो जरूर मिल सकता है, लेकिन वोट का जो अंतर रहने वाला है वो कितना रहने वाला है इस बार, क्या लग रहा है आपको? अभी तो जब वोट पड़ेंगे तब पता चलेगा कितना % किसका वोट पड़ा, अभी तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये उम्मीद है कि लाखों से जीत होगी। ठीक है घनश्याम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़े। तो रामपुर की जो फाइट है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाले हैं घनश्याम लोधी, इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। और अब सवाल समाजवादी पार्टी के सामने बना हुआ है, जहां से इमाम मोहिबुल्लाह प्रत्याशी इस बार समाजवादी पार्टी में चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी से उन्हें उतारा गया है। तो ऐसे में सीट को लेकर टक्कर किस किस के बीच है वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। घनश्याम लोधी जो बीजेपी की जीत का दावा करते हुए, और इस वक्त आप ये इमाम मोहिबुल्लाह जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, ज़ीशान खान है बीएसपी के प्रत्याशी। तो तीनों के बीच आपको कड़ी फाइट यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। सैयद आमिर रामपुर से इस वक्त जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद आमिर, घनश्याम लोधी तो जीत का दम भर रहे हैं इस बार भी, लेकिन जनता वहां की क्या कह रही है?
पहले चरण की सबसे ज्यादा हॉट सीट अगर हम कहें तो रामपुर है। आजम खान की साख भी दांव पे है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने सीधा यहाँ पर अपना एक उम्मीदवार दिया है, वो भी ज्यादा खलबली मची है। समाजवादी पार्टी की आंतरिक जो राजनीति है वो भी यहाँ पर दिखाई दी है, तकरार की दिखाई दी है। तो बहुत ज्यादा दिलचस्प सीटें, लोग हैं रामपुर में, उनसे बात करते हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो गया, किस तरफ जा रहा है ये चुनाव? साहब ये तो जनता तय करेगी 19 तारीख को किधर जा रहा है। देखिए, जनता चाहती है, बहुत हुई नफरत की बात, अब होगी मोहब्बत की बात। जनता चाहती है विकास, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो। जिन चीजों से हमारे हिंदुस्तान की जनता परेशान, युवाओं का रोजगार नहीं, महंगाई आसमान पर है। अब जो नेता हमारी 140 करोड़ जनता के भविष्य के लिए सोचेगा, इन्हें रोजी कैसे मिले, इन्हें शिक्षा कैसे मिले, इन्हें स्वास्थ्य कैसे मिले, तो अब जनता उसे वोट देगी। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरफ जा रहा है चुनाव? चुनाव कहीं पे भी जाए, हमारी अल्लाह से बस ये दुआ है कि इंसाफ पसंद लोग जो संविधान का राज यहाँ पे कायम कर सके, और वो लोग आए जो यहाँ पर नौजवान के रोजगार की बात कर सके। खाली जुमले ना हो, बल्कि जमीन पर दिखे स्वास्थ्य कैसे आसानी से आदमी हासिल कर सकता है, शिक्षा कैसे आसानी से हासिल कर सकता है। ये कह रहे हैं शिक्षा की बात होना चाहिए, स्वास्थ्य की बात होना चाहिए, जुमले ना हो। सबसे पहले तो रामनवमी है, आज रामनवमी की तमाम भारतीयों को मुबारकबाद दूंगा, और एक चंद पंक्तियां हैं उसके माध्यम से जी कि दया लिखने बैठो तो अनुवादित होते राम, जो रावण को भी नमन करें ऐसे थे मर्यादित राम। तो जो वहां पर वक्ता बैठे हैं वो सारा सार समझा देंगे। तो बाकी पार्टियों को, यहाँ जो अन्य पार्टियां, उनको सबने राम राम कर दिया और मोदी को जय श्री राम कर दिया। रामपुर का चुनाव कैसा है? आजम खान का गढ़ रामपुर माना जाता था, लेकिन कमल खिल गया उपचुनाव में। देखिए, गढ़ जो होता है विकास का होता है, शिक्षा का होता है, सुरक्षा का होता है। जब जनता को ये मिली तो लाजमी सी बात है यहाँ कमल खिल गया, और फिर से घनश्याम के रूप में यहाँ कमल खिलने जा रहा है। ये कह रहे कमल खिलने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। उपचुनाव में जो हुआ, यहाँ के नाबीना आदमी को भी दिख गया कैसे क्यों हुआ था। वो मैं शायद यहाँ के बच्चे से पूछे किस तरह उपचुनाव यहाँ से छीना गया था। लेकिन इस बार देश की जनता बहुत जागरूक है, हमारे हिंदू भाई बहुत जागरूक है। वो खुद पीड़ित है, हमसे ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि हमसे ज्यादा बहुसंख्यक समाज उन्हीं का है। वो खुद अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दिला पा रहे, शिक्षा मिल रही तो रोजगार नहीं दिला पा रहे। इस वक्त लोग जो है सिर्फ और सिर्फ नारों पर नहीं जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी माँ के खातिर, अपनी मसौतेली माँ के जो पिता ने वचन दिया था, राज को छोड़ा था। ये जो अभी इन्होंने कहा ना कि जो रावण का भी नमन करे, ये रावण, ये तो खुद अहंकारी लोग हैं। रावण खुद अहंकारी था। देखो उसका क्या हाल हुआ इस बार 2024 में। ये इस यहाँ देश की जनता का भी हाल करने वाली। जी जवाब जी 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 ये जैसे कह रहे हैं शिक्षा का क्या हाल है। हर स्कूल में जो है यहाँ पर जितने सरकारी स्कूल में उसमें अच्छी शिक्षा हो रही है। बहुत बधाई दूंगा आपके चैनल से कि इस बार जो IAS हुए हैं वो 51 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, और टॉप 10 में 2 हमारी बच्चियां हैं, रूहानी और शायद इरम नाम की। उनको बहुत मुबारकबाद। इसमें रोल भाजपा सरकार का नहीं है। इन्होंने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म की, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म की, फेलो मौलाना आजाद फेलो, इसमें रोल है वो सामाजिक संस्थाओं का। मैं बदरुद्दीन अजमल साहब से कहूंगा और दीगर लोगों का कहूंगा, उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट किए, स्पेशल कोचिंग दिए, ताकि आज जो है यूपीएससी लोगों की खुद ही मेहनत है। रामपुर का चुनाव कैसे देख रहे हैं? कि आजम खान का फैक्टर काम करेगा? साहब, आजम खान तो बेचारे सीतापुर की जेल में हैं, उनका फैक्टरी क्या है? उनका तो कोई बीज ही नहीं है अब इलेक्शन में। हाँ, उनके लोग जो बगावत पे उतरे हुए हैं। ठीक है सैयद आमिर, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी। आप बातचीत आगे भी करिएगा इन सभी लोगों से, लेकिन अब आपको ये समझने की जरूरत है कि पीलीभीत में कौन कौन प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ग्राफिक्स आपको कुछ दिखाते हैं और ये बताते हैं। देखिए, पीलीभीत से जितिन प्रसाद हैं बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में। पिछली बार भी ये सीट बीजेपी के पाले में ही गई थी। पिछली बार वरुण गांधी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था। 2014 में भी बीजेपी के पास ही ये सीट रही है, लेकिन इस बार जितिन प्रसाद है यहां से चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी भगवत शरण गंगवार हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनके बारे में भी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और जो तीसरे प्रत्याशी यानी बीएसपी से जो प्रत्याशी हैं वो अनीस अहमद हैं यहाँ से चुनावी मैदान में। तो इस तरह से ये तीनों प्रत्याशी अलग अलग पार्टी से चुनावी मैदान में पीलीभीत से
मैदान में उतरे हुए हैं। तारिक इस वक्त जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं पीलीभीत से। तारिक, क्या कह रही है पीलीभीत की जनता, कैसे यहाँ के सियासी समीकरण को समझा जाए? देखिए, सीधे जनता के साथ ही मैं खड़ा हूँ और सिर्फ 5 बजे प्रचार खत्म हो गया है। जो प्रचार का शोर था खत्म हो गया है। अब थोड़ी ही यानी एक दिन बीत करके वोटिंग होना है। उन्हीं जनता से जानना चाहेंगे, आज प्रचार खत्म हो गया, इधर का माहौल है, क्या लग रहा है, किधर की हवा जा रही है? चुनाव प्रचार भले ही खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पहले दिन से तय है कि कौन हवा में है और कौन वास्तव में जीत रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है और 400 प्लस का जो मोदी जी ने टारगेट दिया है वो उसको पूरा कर रही है आम जनता। लेकिन वरुण गांधी यहाँ पे नहीं आए। वरुण गांधी की ये सीधे आज भी सांसद है, तो उनका असर होगा नहीं होगा वरुण गांधी का? देखिए, वरुण जी का या किसी और का यहाँ प्रभाव नहीं है। यहाँ प्रभाव केवल मोदी जी का है, कमल का फूल का है। ये सीट भाजपा की परंपरागत सीट है, जिसको टिकट दिया जो लड़ता रहा वो जीतता रहा। वरुण जी का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि लोगों में वरुण जी को लेकर एक चर्चा का विषय रहा कि वरुण जी अगर आएंगे नहीं आएंगे तो क्या वे निर्दलीय लड़ेंगे, पर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। वरुण जी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोले हैं और पूरी तरह से हम बहुत बढ़िया। आप जानना चाहेंगे, जी आज प्रचार खत्म हो गया है, क्या लग रहा है आपको, किसकी फाइट है? क्योंकि 3 लोग मैदान में, बसपा से अनीस अहमद है, सपा से भगवत वरण और जितिन प्रसाद भाजपा खत्म हो गया है। लेकिन इस बार बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेगा और 26 लोकसभा बहरी पीलीभीत ये तय करने जा रहा है कि गठबंधन के प्रत्याशी को छोड़ देगा। इस बार मुद्दों पर इलेक्शन होगा। किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नाम की कोई चीज नहीं है। इन सभी मुद्दों पर जनपद पीलीभीत के लोग वोट करेंगे और ये इस बात का प्रमाण है कि जनपद पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हैं जो कभी प्रधानमंत्री कभी पीलीभीत में नहीं आए। वो आए 3 बार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, पड़ोस के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए और नफा की पीलीभीत में दर्जनों कैबिनेट मंत्री, एमएलसी, राज्य बढ़ गया। क्या मुद्दे क्या है, आप बताइए, मुद्दे क्या है? देखिए, सबसे पहले तो चुनाव का समय का वो खत्म होने जा रहा है। अभी कुछ समय बाकी है थोड़ा बहुत, और मैं यहाँ बातें हूँ और मुद्दे क्या, मुद्दे बताइए। मुद्दे ये है यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी है, तो यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो काफी समय से रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है, वो चाहे श्री वरुण गांधी रहे हो या फिर जितिन प्रसाद जी रहे हो, यहाँ के लोगों ने उनके साथ कभी भेदभाव नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को वरुण गांधी का असर होगा, वरुण गांधी का असर होगा, जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसा नहीं ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है तारिक, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी। ये देखिए, अभी जो पीलीभीत की जनता है वो किस तरह से अपनी बातें सामने रख रही है, क्या उनके